एक क्वेश्चन है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इंटरप्ट में आएगा, ठीक है ना। तो इंटरप्ट बेसिकली हम लोग डिस्कस किए थे वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। तो इंटरप्ट में दो तरह का नहीं हुआ है। चलिए, तो फर्स्ट विल डिस्कस द इंटरप्ट। तो बेसिकली इंटरप्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्ट। अगर पूछा जाए कि इंटरप्ट क्या है, तो एनी टाइम व्हेनेवर एनी प्रोसेस गेट प्रिम्प्टेड फॉर एनी रीजन, preemption not only on the basis of time slash and time quantum. There is certain specific condition arises inside the computer, and on the basis of that term and condition any process get preempted and move to the waiting state, ठीक है ना। तो interrupt is also that sort of, तो interrupt आपका basically क्या है, it is also one of the type of particular disturbance you can say occur for the specific process। किसी भी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूशन के समय अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो यू कैन से दैट इट इज द इंटरप्ट। तो इफ यू हैव टू डिफाइन इंटरप्ट, हाउ यू कैन डिफाइन इट, कैसे डिफाइन करेंगे। तो इट इज एन इवेंट कॉज्ड बाय, कब इंटरप्ट कब आपका जो है जनरेट होता है, कभी भी। हाँ बोलिए। हाँ, जब भी कोई अदर कंपोनेंट सीपीयू के बाहर का कोई रिसोर्स का जरूरत होता है और वो रिसोर्स अनअवेलेबल होता है। डेडलॉक बोल सकते हैं, डेडलॉक इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ देर के बाद वो अवेलेबल हो जाएगा। डेडलॉक तब कहेंगे जब अवेलेबल हो ही नहीं, सिचुएशन इन विच द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल टू द पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बट हियर इन द केस आफ्टर सम टाइम इंटरवल द प्रोसेस will get the particular resource for which the process move to the waiting state. So you can say what is interrupt. So it is an event, it is an event caused, दिख रहा है ना। So it is an event caused by a component other than CPU. Component other than CPU, there are several components associated with the computer. तो CPU is also one of the component of computer. तो CPU के अलावा कोई अगर कंपोनेंट का जरूरत है तो उस वही रीजन बनता है। कॉज मतलब रीजन वही बनेगा कि अगर सीपीयू के अलावा कोई कंपोनेंट का जरूरत है प्रोसेसिंग के लिए और वो कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे प्रिंटर का जरूरत है और प्रिंटर आउटसाइड कंपोनेंट है सीपीयू से, कोई फाइल को प्रिंट करना है तो प्रिंटर इज नॉट अवेलेबल और प्रिंटर इज डिटैच्ड, but the printer is already installed on the computer system. That's why the printer is viewed onto the screen. जब भी आप प्रिंट कमांड देंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर आपका जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड हो वो सब व्यू होगा। तो उसमें से कोई प्रिंटर आप सेलेक्ट कर दिए, लेकिन एट द मोमेंट व्हेन यू गिव और जनरेट द कमांड टू प्रिंट, the printer is detached with the system, printer is not connected with the system. So that is what, that is the unavailability of the component other than the CPU, other than the CPU. So due to that the interrupt occur, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, what is what types of indication interrupt given to the computer, कंप्यूटर में क्या इंडिकेशन देता है ये, एनीवन बताइए। ये तो क्लियर हो गया ना कि किसी भी तरह का मतलब इनएडिक्वेसी, इनकम्प्लीटनेस या इनकम्प्लीट कंपोनेंट अवेलेबिलिटी अदर देन सीपीयू, क्योंकि सीपीयू में तो प्रोसेस है लेकिन सीपीयू में प्रोसेस को अगर कोई आउटसाइड एक्सटर्नल कोई कंपोनेंट का जरूरत है तो वो कंपोनेंट अनअवेलेबल है। हाँ, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स, बताइए। डिवाइस नॉट फाउंड। हाँ, डिवाइस नॉट फाउंड, डिवाइस नहीं बोल सकते आप, बोलिए रिसोर्स नॉट फाउंड। हाँ, तो इट इंडिकेट्स द, हाँ हाँ बोलिए, हाँ आप बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ, it indicates that
it indicates the CPU of an external event that requires immediate बोलिए कहाँ बुला रही तो ये अगर किसी तरह का, जैसे आपका प्रिंटर अगर नहीं कनेक्टेड है तो ये आपको इमीडिएट एक इंफॉर्मेशन जनरेट होगा कि प्रिंटर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, कमांड इज नॉट परफॉर्म्ड और असाइंड वर्क इज नॉट अकम्प्लिश्ड। तो ये जो इंफॉर्मेशन एक मैसेज होगा, ये मैसेज इमीडिएट अटेंशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपको लगेगा कि वो अच्छे प्रिंटर अटैच नहीं है, तुरंत आप प्रिंटर लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो प्रिंटर डिटैच है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला? जब आप प्रिंट कमांड दिए, जब प्रिंट कमांड दिए तो वहां पर वो ऑफलाइन दिखा रहा है, कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है। तो जब कनेक्ट नहीं होगा तो उस केस में सबसे पहले आपको उस पर ऑपरेशन करना होगा, पहले उसको कनेक्ट करना होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, इंटरप्ट किस तरह से अकर हो रहा है, सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंटरप्ट, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस? इंटरप्ट ज्यादातर कब होता है, सिंक्रोनस में या एसिंक्रोनस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर में? एनीवन बताइए, सिंक्रोनसली होगा या एसिंक्रोनसली होगा? कितना टाइम लगेगा जी? इंटरप्ट अकर एसिंक्रोनसली। जब भी इंटरप्ट अकर होता है एसिंक्रोनसली ही होता है, क्यों? सिंक्रोनसली नहीं होगा, क्यों? बताइए रीजन। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस तो समझ में आता है ना? नो, डेटा ट्रांसफर स्कीम में हम लोग डिस्कस किए थे ना, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, इंटरप्ट ड्रिवन एंड द सेकेंड मोड इज डीएमए। सिंक्रोनस जब आपका प्रोसेसर का स्पीड और डिवाइस का स्पीड सेम हो, सिंक्रोनस यानी कि जिस समय आपका सीपीयू कोई कमांड जनरेट किया उसी समय आपका डिवाइस रिस्पॉन्ड कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिवाइसेस है उसका स्पीड स्लो होता है, प्रोसेसर का स्पीड फास्ट होता है। तो जनरली आपका इंटरप्ट कब होता है? जब स्पीड मिसमैच होता है, कमांड जनरेट हुआ लेकिन डिवाइस आपका रिस्पॉन्ड फास्टली नहीं कर पाया, तब भी आपका होता है। ये तो प्रिंटर हुआ कि डिटैच है, तो वो तो सेकेंडरी प्रॉब्लम हो गया। प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है कि डिवाइस है लेकिन डिवाइस रिस्पॉन्ड टाइम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डिवाइस को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, इंटरफेस से, इनपुट आउटपुट इंटरफेस से। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस से वहां तक पहुंचने में जितना समय और इनपुट आउटपुट इंटरफेस को उससे स्टेटस लेने में जितना समय लगेगा, उतना समय तक तो कोई काम नहीं होगा, जॉब नहीं होगा। तो जितना समय लगेगा, मान लेते हैं कि स्टेटस ओके नहीं है, रेडी नहीं है डिवाइस, उसमें कार्ट्रिज नहीं है, पेपर नहीं है, ये स्टेटस मिलेगा ना। हाँ, तो ये सारा जब स्टेटस मिलेगा, ये सब ओके होगा, तब जाके आपका फाइनलाइज होगा कोई ऑपरेशन। तो जब तक आपका ये फाइनलाइज नहीं हुआ तब तक तो इंटरप्टेड है प्रोसेस। तो एसिंक्रोनसली इसलिए कहा गया क्योंकि सिंक्रोनस मोड में इंटरप्ट होने का संभावना कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि यहाँ तो सिंक्रोनस मैनर में अगर होगा तो उस केस में तो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन देगा इमीडिएटली आपका डिवाइस उसको रिस्पॉन्ड करेगा, काम हो जाएगा। लेकिन जब स्पीड मिसमैच होगा तब आपका इंटरप्ट होने का संभावना बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दैट्स व्हाई इंटरप्ट अकर्स इन एसिंक्रोनस मैनर। और बेसिकली अब यहाँ पर क्या है, इंटरप्ट बेसिकली हार्डवेयर इंटरप्ट ही है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो जो आप हैंडल कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू, हार्डवेयर इंटरप्ट को आप एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम से नहीं करते हैं। पाइथन में, C++ में, जावा में जो भी एक्सेप्शन आप लिखते हैं वो एक्सेप्शन एक्चुअली रन टाइम एरर के लिए होता है। सिंटेक्स एरर तो आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर चेक आउट कर लेगा, लॉजिकल एरर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है।
लॉजिक गलत बनाएंगे तो गलत आपका आउटपुट आएगा, सही बनाएंगे तो सही आएगा। इसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका लॉजिकली ओके है प्रोग्राम की नहीं। 808 हाँ 8086 में आ रहे हैं। 8086 में है ना NMI और INTR, दो इंटरप्ट यूज होता है ना। ये मास्केबल है, ये नॉन मास्केबल है। ठीक है, अब ये मास्केबल और नॉन मास्केबल, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यू कैन से हार्डवेयर इंटरप्ट, क्योंकि हमको बेसिकली मास्केबल और नॉन मास्केबल को फोकस करना है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो है ही, तो यहाँ पर ये दो तरह का जो होता है, दैट इज द मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इंटेल 8086 के कंसर्न में अगर देखेंगे तो ये दो आपका इंटरप्ट ठीक है ना। NMI maskable, NMI, this is the non maskable, not maskable, this one is maskable. NMI is non maskable। NMI का ऐसे भी फुल फॉर्म भी आप करेंगे तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट उसका नाम ही है, और INTR is the interrupt, so this one is the maskable one। Now question is कि what is the basic difference between maskable and non maskable? Both are hardware interrupt, दोनों का दोनों आपका हार्डवेयर इंटरप्ट है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बताइए एनीवन। NMI और INTR को जब डिफाइन किए थे तो NMI क्या काम करता है, कब काम करता है? मास्केबल इंटरप्ट जो है कभी भी डिजेबल, जैसे कोई फाइल को आप क्लोज करते हैं, कोई फाइल को ओपन किया, उस पर काम किए और आप कोई क्लोज कर रहे हैं फाइल को, तो फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज कमांड आपका सिस्टम कॉल होगा। तो फाइल जब क्लोज कर रहे हैं और अगर एक मैसेज फायर्ड हुआ, ट्रिगर्ड हुआ कि आपने सेव नहीं किया कंटेंट, तो आपके पास मौका है सेव करने का। तो यहाँ पर मास्केबल में क्या है कि डिजेबल्ड इनेबल्ड का परमिशन जो है वो CPU से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन नॉन मास्केबल में ये प्रिविलेज, हाँ डिसेबल इनेबल का मतलब कि जैसे आपसे वो फायर्ड मैसेज आया, आप उस चीज को इनेबल कर सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं और उसको डिजेबल भी कर सकते हैं, आपके हाथ में परमिशन है। तो मास्केबल में ऐसा है हार्डवेयर आपकी इंटरप्ट है जिसमें आप प्रायर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ नॉन मास्केबल देयर इज नो एनी प्रायर इंफॉर्मेशन यू विल रिसीव टू वर्क ऑन दैट। जैसे अगर आपका सिस्टम शट डाउन हो गया तो आपको ये पता नहीं चला कि सिस्टम शट डाउन होने वाला, अचानक से सिस्टम शट डाउन हो गया, पावर से आपका पावर फेलियर, मतलब कि बैटरी बैकअप नहीं है अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पावर से कनेक्टेड है, पावर अचानक कट हुआ, पावर जो है USB सपोर्टेड नहीं है, पावर कट, सिस्टम बंद हो गया, तो उससे बचने के लिए आपका डेटा लॉस नहीं हो तो हाइबरनेट करके रखता है। तो वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आ गया फीचर कि आपका हाइबरनेटेड हो जाएगा डेटा लॉस्ट को बचाने के लिए। लेकिन अगर अचानक से बंद हो गया तो आपके पास कोई प्रिविलेज नहीं है कि आप उसको रोक सकें, आपके पास वही है कि उस हार्डवेयर को आप एलोकेट करिए, अगर बैटरी शॉर्ट हो गया तो बैटरी नया लगाइए, ठीक है ना, डिवाइस चेंज कर दीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर डिवाइस चेंज नहीं करते तो ये कंटिन्यूअस आपका इंटरप्ट जनरेट होगा। हाँ हाँ, तो ये डी टू हार्डवेयर हुआ, हाँ तो वो तो हार्डवेयर है इंटरप्ट नहीं, तो उसके लिए कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए जैसे डिवाइस डिवीजन एरर, इंडेक्स एरर, वेरियस एरर पढ़े ना उसमें पाइथन में,
तो वो जितने तरह का एरर है वो रन टाइम एरर है, यानी कोई भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो रन टाइम आपका ऑप्शनल, मतलब जो है आपको जो है वो डिफाइंड अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है वो वैल्यू आउटकम जनरेट नहीं करेगा। तो उसके बेसिस पर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आप हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शनल प्रोग्राम लिखकर। हार्डवेयर इंटरप्ट में अगर आपका रिपेयरेबल होगा तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू रिप्लेस द कंपोनेंट, कंपोनेंट को रिप्लेस करना होगा। एसएमपीएस उड़ जाएगा तो उसके लिए कोई प्रोग्राम तो लिखेंगे नहीं, एसएमपीएस पूरे बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। पावर मैनेजमेंट फेलियर हो गया, आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, एसएमपीएस क्यों लगाया जाता है कि डायरेक्ट आपका मदरबोर्ड अफेक्टेड नहीं हो। एमसीबी क्यों यूज करते हैं कि आपका पूरा पावर सप्लाई अफेक्टेड नहीं हो, आपका वायरिंग अफेक्टेड नहीं हो। अगर हाई वोल्टेज आए तो पहले एमसीबी आपका जो है वो हाँ वो अफेक्टेड हो, तो एमसीबी आपका जो है ऑन ऑफ हो जाएगा, या बहुत ज्यादा होगा तो ऑफ होने के बाद भी जल भी जाएगा, दोनों चीज हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर रीजन है इंटरप्ट के लिए, या कोई सॉफ्टवेयर आपका जो है रीजन है इंटरप्ट के लिए। तो सॉफ्टवेयर रीजन का मतलब कि लॉजिकल जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कर रहा है, और वो सॉफ्टवेयर में आप उसको एक्सेप्शनल मैसेज या एक्सेप्शनल पार्ट या पर्टिकुलर कंडीशन जोड़कर उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डेटा टाइप एरर आ सकता है, टाइप मिसमैच एरर आ सकता है, आप डेटा टाइप कुछ ले रहे हैं वैल्यू कुछ और ले रहे हैं। अब यूजर के लिए मैसेज क्यों देते हैं, इंटर एनी नंबर, इंटर इंटीजर नंबर, इंटीजर फ्लोट नंबर, इंटर 4 डिजिट नंबर, ये मैसेज क्यों देते हैं। अगर ये मैसेज नहीं देंगे तभी प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या एंट्री करना है। लेकिन अगर आप यूजर को बिना मैसेज के डिस्प्ले करा दें, यूजर को पता ही नहीं कि एंट्री क्या करना है, कैरेक्टर एंट्री करना है, इंटीजर एंट्री करना है, राम करना है, श्याम करना है, क्या एंट्री करना है, लेंथ डालना है, ब्रेथ डालना है, तो वो यूजर मैसेज पढ़ने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पर भी जो आपका मास्केबल इंटरप्ट है, आप बोल सकते हैं कि इसमें एक फीचर्स है कि आप डिजेबल्ड और इनेबल्ड, कोई भी डिजेबल्ड या इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर, दोनों चीज अभी बताया, जैसे डिजेबल्ड कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएंगे, कैंसिल करने का मतलब हुआ डिजेबल कर देना, वो मैसेज को डिजेबल कर देना। ओके करने का मतलब उस पर रिस्पॉन्ड करना, ओके करके, और जो भी आपको है जैसे ही ओके किए तो सेव हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो वो जो आप क्लोज बटन किए थे वो आपका इग्नोर हो गया, गलती आप जो किए थे उसको इग्नोर कर दिया आप, यानी कि फिर से आप उसमें काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ऑपरेशंस हो रहा है, ये सारे ऑपरेशंस के लिए डिजेबल्ड इनेबल्ड के लिए आपका इंटरप्ट जनरेट होगा, maskable interrupt. But there is certain condition or situation in which there is no any masked information generated on the basis of which you can take decision. तो इस तरह का भी सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो यू कैन से दैट कि इट इज एन इंटरप्ट, फर्स्ट यू राइट द मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट it is a hardware interrupt ठीक है ना, that can be disabled or ignored by the instructions of the CPU, ठीक है। and the interrupt which can be disabled or ignored by the instruction of the CPU is called maskable interrupt।
इंटेल 8086 का अगर एग्जांपल लेंगे तो NMI इज एन, अच्छा INTR बार बार लिख दे रहे हैं, INTR एग्जांपल ऑफ maskable interrupt, and NMI is the example of non maskable interrupt. तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट का एग्जांपल मेमोरी मैनेजमेंट में आप पढ़े होंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में एक सेक्शन होता है आपका लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। पेज नंबर और पेज फॉल्ट सर। नहीं वो तो है, वो आगे है पेजिंग में, वो तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हाँ, पेज फॉल्ट आप निकालते हैं, पेज रिप्लेसमेंट। लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस का मतलब कि यू नो दैट योर CPU जनरेटेड सर्टेन एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है ना। तो CPU जनरेट द लॉजिकल एड्रेस and on the basis of this logical address the physical address is generated. Now there is certain condition checked, यानी कि your logical address is checked with the limit register। ये डिस्कस किए थे ना। तो ये जो लिमिट रजिस्टर है, ये लिमिट रजिस्टर से आपका लॉजिकल एड्रेस चेक होता है। अगर लिमिट रजिस्टर से लॉजिकल एड्रेस कम होगा, लेस देन होगा, यस, तो बेस रजिस्टर के कंटेंट से या जिसको हम लोग रीलोकेशन रजिस्टर भी बोलते हैं, रीलोकेशन रजिस्टर का कंटेंट लॉजिकल एड्रेस से ऐड होगा और फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, फिजिकल एड्रेस। और वो फिजिकल एड्रेस फिर फिजिकल मेमोरी में अगर यहाँ नो होता है, यानी कि लिमिट रजिस्टर से आपका जो है लॉजिकल एड्रेस बड़ा है, तब उस केस में ट्रैप एरर होता है, ठीक है ना। किस तरह का ट्रैप? तो एड्रेस ट्रैप एरर, एड्रेस ट्रैप एरर, जिसको हम लोग 8086 में ट्रैप फ्लैग बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रैप फ्लैग ऑन होना, तो ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है प्रोसेसर के प्रोसेस को, नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो एग्जीक्यूशन को वो इंटरप्ट करता है। तो ये जो एड्रेस टाइप एरर है, इट इज द नॉन मास्केबल वन, यू कैनॉट रेक्टिफाई इट, आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, यस हुआ तो उस पर वर्क होगा, नो हुआ तो, हाँ, नो हुआ तो वहां पर आपका, यहाँ पर यस होगा तो मास्केबल नहीं, यस होगा तब तो फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नॉन मास्केबल क्या है। तो जो ट्रैपिंग हुआ, ट्रैप हुआ एरर, वहां पर आप एप्लीकेशन आप रन नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका रिजोल्यूशन क्या है? हार्डवेयर इन्हांसमेंट। हो सकता है रैम इज नॉट कैपेबल, रैम का जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा एप्लीकेशन आप रन करने की कोशिश कर रहे हैं, या उस एप्लीकेशन को जो आप रन करना चाह रहे हैं वो लिमिट के बाहर है, तो आपको रैम को क्या करना, जैसे गेम खेल रहे हैं तो गेमिंग के लिए आपको स्टैंडर्ड एक रैम का साइज एक स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि आपका नंबर ऑफ एलोकेशन वो ले सके। अब 2 GB रैम में आप चाहेंगे गेमिंग आप ऑपरेशन करना, तो आपका सिस्टम हैंग करेगा बार बार, तो उसका सोल्यूशन आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका सोल्यूशन वही है हार्डवेयर इन्हांसमेंट। तो हार्डवेयर आप इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। बार बार हैंग करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होगा, बार बार रीइंस्टॉल करेंगे तो जितनी बार रीइंस्टॉल करेंगे बैड क्लस्टर बढ़ते जाएगा आपका सिस्टम का, एक समय आएगा कि हार्ड डिस्क क्रैश कर जाएगा। आप डेटा को रिकवर करना चाहें, रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिकवर कर लिए तो डेटा रिकवरी इज द ओनली सॉल्यूशन। नाउ यू हैव टू रिप्लेस द हार्डवेयर, उस हार्डवेयर को बदलना ही होगा, हार्ड डिस्क को बदल के दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम वहां पर जनरेट हो जाएगा। तो एड्रेस ट्रैप एरर को आप रख सकते हैं नॉन मास्केबल
इंटरप्ट में। तो जो सेकंड है ये नॉन मास्केबल में ही लिखना है, पहले बता दिए उसके बाद उसको डिफाइन। नॉन मास्केबल के अंदर में ये बता सकते हैं, या नॉन मास्केबल को लिखने के बाद ये एग्जांपल में बता सकते हैं कि अंडर मेमोरी मैनेजमेंट whenever the physical address is generated on the basis of the logical address generated by the CPU, then the logical address will be checked with the limit register. If the logical address is less than the limit register, then the physical address is created or generated by add up the base register or relocation register contents. Otherwise, the address trap error will be generated. तो address trap error जो generate हो रहा है, that comes under non-maskable interrupt. Because in that situation you are not capable, your system is not capable to run that application, whatever application you are going to open over there. तो जो ओपन करना चाह रहे हैं वो ओपन हो नहीं पा रहा है, एड्रेस टैप एरर जनरेट हुआ, तो दैट कम्स अंडर नॉन मास्केबल इंटरप्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट लिखने के बाद एग्जाम्पल में आप ये ट्रैप एरर का एग्जाम्पल में ये डायग्रामेटिक बता सकते हैं कि एलए क्या होता है, पीए क्या होता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल भी लिए थे लास्ट क्लास में लिए थे ना। गैल्विन का बुक में सजेस्ट किया था, आप देखे भी होंगे जाकर, क्वेश्चन मिला था ना? है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सटर्नल में बहुत बार पूछा है। वही अभी इंटरनल का जो क्वेश्चन नहीं हम बोल रहे हैं, बुक लाए हैं। कौन सा क्वेश्चन सर? इससे रिलेटेड ओके सर। इससे रिलेटेड आपको मेमोरी मैनेजमेंट में मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बुक में। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है ना? तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज एन इंटरप्ट, that cannot be disabled or ignored, that cannot be disabled or ignored IGNORED, disabled or ignored by the instruction of the CPU. Instruction of the CPU. It is also a hardware interrupt. Example में you can take address trap error generated during physical address एक कागज ले तो कोई, हाँ यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा, वो नहीं लगी कॉपी, वो गर्म हो जाएगा, गल जाएगा। Address trap error generated during physical address creation due to large value of logical address compared to existing लिमिट। तो एग्जिस्टिंग लिमिट से आपका अगर लॉजिकल एड्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उस केस में ये एरर होगा। और इन
इंटेल 8086, ठीक है ना। NMI is an example of non-maskable interrupt, ठीक है। दूसरा रिस्क और, हाँ बुक है आपके पास अभी, क्योंकि ये जो सेक्शन हम डिस्कस किए हैं इसका एक क्वेश्चन है, इसको नोटिफाई कर लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन on the basis of the above information। यहाँ से बुक देखिए ना, ओएस का एक बुक ले आइए लाइब्रेरी। इंफॉर्मेशन फाइंड आउट, गैल्विन का लाल बुक होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द above information फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस, ठीक है ना। तो there is a segment number, segment has limit register एंड बेस रजिस्टर, और जिसको हम लोग रीलोकेशन रजिस्टर भी बोल सकते हैं। कोई बुक नहीं है, गैलविन नहीं तो ठीक है, दूसरी बुक है तो लाइए। ठीक है, I will share the particular question. I just give you. So limit register is of suppose 600, any value, वहाँ पर कोई value होगा, and this one is 219. For segment number 1 value कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 100, और यहाँ पर आपका है 112। सेगमेंट नंबर 2 के लिए 12, और यहाँ पर आपका है 500। सेगमेंट नंबर 3 के लिए आपका कोई वैल्यू है, सपोज यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। तो 1 के लिए आपका लॉजिकल एड्रेस, यहाँ पर फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस फॉर द गिवन सेगमेंट एंड लॉजिकल एड्रेस। तो 1 है, 1 के लिए आपका जो है एड्रेसिंग है, 2 के लिए है, 3 के लिए, 4 के लिए। यहाँ पर है 100, और यहाँ पर है, और यहाँ वैल्यू चेंज कर दीजिए। ये क्या है? Now see, in each case you have to check out the logical address is less than limit register, condition. If logical address is less than limit register, then physical address is equal to logical address plus relocation register, या बेस रजिस्टर बोल सकते हैं। अदरवाइज एल्स एड्रेस
ट्रैप एरर। ठीक है, तो अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है। आपको केवल ये लिमिट रजिस्टर चेक करना है। ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम बनाना जरूरी होगा, क्योंकि ये डायग्राम ही आपका बेसिस होगा, जिसके बेसिस पर ये आप डिसीजन ले पाएंगे। एल्गोरिथम यही काम करता है आपका कि इफ लॉजिकल एड्रेस LA इज लेस देन लिमिट रजिस्टर, देन फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड, अदरवाइज फिजिकल एड्रेस इज नॉट जनरेटेड, एड्रेस ट्रैप एरर विल बी जनरेटेड। ठीक है, हाँ तो इस क्वेश्चन को ही लास्ट टाइम एक वैल्यू से बताए थे। अभी चूंकि हम लोग मास्केबल नॉन मास्केबल डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर नॉन मास्केबल के केस में एड्रेस ट्रैप एरर इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मास्केबल टाइप ऑफ इंटरप्ट। तो यहाँ पर देखिए कैसे, इसमें इस एग्जांपल में क्या है कि जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 0 और 430, इसका मतलब है कि इसमें दो चीज दिया हुआ है। एक आपका सेगमेंट 0 इज इक्वल टू सेगमेंट नंबर दिया हुआ है, सेगमेंट हैश दिया हुआ है इसमें 0, और एक दिया हुआ आपका लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू 430। अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन इन द क्वेश्चन, सेगमेंट नंबर 0 यानी सेगमेंट 0 के लिए आपका लिमिट रजिस्टर क्या दिया हुआ है, और सेगमेंट 0 लिमिट रजिस्टर इज इक्वल टू 600। ठीक है, और रीलोकेशन रजिस्टर क्या है, रीलोकेशन रजिस्टर इज 219। तो यू हैव टू चेक, यहाँ पर चेक क्या करना है, सिंस 430 is less than 600, here 430 is what, 430 is your logical address and this one is the limit register. हाँ, तो since 430 is less than, ठीक है ना, यस ऐसा है, करेक्ट करेक्ट है कंडीशन। तो यहाँ पर जो हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस किए कि अगर लॉजिकल एड्रेस लेस देन लिमिट रजिस्टर है, then physical address is generated by adding the relocation or base register with the logical address. तो यहाँ पर therefore physical address is equal to logical address plus हाँ relocation register। तो ये हो गया आपका 430 plus 219, so 649. But in this case, just see, for segment number 1, your logical address is 225, but physical address limit register is 100. तो लिमिट रजिस्टर आपका 225 से कम है, तो उस केस में यहाँ पर जो कंडीशन लिए हैं ये डिस्क्वालीफाई करेगा, तो इस पार्ट में चला जाएगा एड्रेस टाइप एरर। एड्रेस टाइप एरर का मतलब कि दूसरा जो क्वेश्चन है 1 सेगमेंट के लिए जो आपका 200 कितना है, हाँ तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस 225 इज लेस देन 100, हाँ नहीं लिखेंगे 100, ये कंडीशन नो हो रहा है। 225 इज लेस देन 100, नो नहीं है ना, तो लेस देन यहाँ नहीं दिखाकर डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं सिंस, अब यहाँ ग्रेटर देन दिखाएंगे तब तो यस नो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ देख चेक करेंगे कि 225 100 से छोटा है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब एड्रेस ट्रैप एरर, ठीक है ना, और उसके पहले लिख देंगे नो
फिजिकल एड्रेस generated for the logical address 225 for the segment 1। सेगमेंट 1 का लिमिट रजिस्टर 100 है, तो 100 से ये कम है, तो दो ही केस यहाँ बनेगा, एक में फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, नहीं होगा। तो 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है, तो डायग्रामेटिक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। हाँ, ये मेन इसको समझना है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका फ्लो चार्ट है आसान है। इसमें सीपीयू ऑलवेज जनरेटेड द लॉजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस विल बी चेक आउट और कंपेयर विद द लिमिट रजिस्टर, एग्जिस्टिंग लिमिट रजिस्टर। जैसे आपके प्रोग्राम में भी आपका डेटा टाइप का जो रेंज है, उस रेंज से बाहर जब लेते हैं तो चेक करता होगा ना कंपाइलर। अगर कंपाइलर उस चेक नहीं करता तो गार्बेज वैल्यू कैसे आता है? गार्बेज वैल्यू तभी आता है ना जब आपका आउट ऑफ रेंज आप डेटा लेते हैं। आप डेटा टाइप लिए हैं इंटीजर, और उसमें इंटीजर डेटा टाइप में आप n इक्वल टू 1 2 3 4 5 तो ठीक है, सही है। लेकिन अगर इंट में n इक्वल टू आप लिख देते हैं 5 9, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना। इनवैलिड इन द सेंस कि लॉजिकली ये सही नहीं है, क्योंकि रेंज आपका क्या है, ये रेंज होता है किसी भी डेटा टाइप का। तो अगर n का वैल्यू 16 है, 16 बिट, तो 16 बिट फॉर क्या है, फॉर इंटीजर होता है। तो उस केस में इसका रेंज क्या हो जाएगा, 16 - 1 to 16 - 1 - 1, दैट इज -2 to the power 15 to 2 to the power 15 - 1, फाइनली दैट इज -32,768 से। हाँ, अब ये जो फाइनल रेंज है, इस रेंज से तो बहुत ज्यादा हो गया ना ये। तो उस केस में हम उसको हैंडल, हमारा प्रोग्राम उसको किसी प्रोसेस में हैंडल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, एक टॉपिक है रिस्क और सिस्क। रिस्क और सिस्क, एज पर द नेम इज कंसर्न, रिस्क कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंपेयर टू सिस्क। तो सबसे पहला चीज तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे, nowadays we use EPIC, explicit parallel instruction computing, in which the computer consists of both CISC and RISC. For micro instruction RISC are used, and less for complex instruction the CISC is used. तो RISC में अगर हम लोग देखें तो पहला चीज इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो RISC और सिस्क, तो रिस्क में लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल टास्क, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होगा। अब चूंकि लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होगा, तो एड्रेसिंग मोड्स अगर देखें तो इसमें कंपेयर टू सिस्क मिनिमम, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं इसमें क्योंकि वो वेरी कर सकता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर, तो मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड इज नीडेड। क्योंकि लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो ज्यादा डेटा मूवमेंट होगा नहीं, तो मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड, हियर देयर इज ए लिमिट 5 to 20 एड्रेसिंग मोड्स। दूसरा कि रिस्क जो है स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है। तो टास्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूनिटास्क, और ये वन टास्क भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क, मल्टीपल टास्क। देन रिस्क को आप ये भी बोल सकते हैं लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये रिस्क जो है लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है, तो ये आपका जो है फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन पर काम करता है।
ये लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है आपको? किसी एक ही तरह का टास्क के लिए कोई काम करेगा तो फिक्स्ड होगा, लेकिन आप अलग अलग एप्लीकेशन जिस सिस्टम पर रन कर रहे हैं उसमें तो वेरिएशन आ सकता है ना, एप्लीकेशन वेरी कर सकता है ना, उसका लेंथ अलग अलग हो सकता है, सबका प्रोसेसिंग टाइम अलग हो सकता है, सीपीयू टाइम अलग हो सकता है। यस, तो सिस्क बेस्ड जो मशीन है, मल्टीपल टास्क जिस पर आप एग्जीक्यूट करते हैं, ये वेरिएबल लेंथ पर काम करता है। वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि वेरी करता है, आपका इंस्ट्रक्शंस वेरी कर सकता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर देयर। एनी अदर कंपैरिजन यू थिंक अबाउट सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम जितना भी डिजाइन होता है रिस्क बेस्ड होता है, जैसे जो भी रिमोट कंट्रोल ये सब यूज कर रहे हैं आप, उसमें स्पेसिफिक रिमोट कंट्रोल एसी का है। एसी वाला रिमोट आप टीवी पर नहीं यूज कर सकते, टीवी वाला आप वॉशिंग मशीन पर नहीं कर सकते हैं। डिवाइस बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर बोल सकते हैं, हाँ, तो एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो दोनों का एग्जांपल आप देख लीजिएगा, रिस्क और इसका। बाकी आपके बुक में इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्क एंड रिस्क, ठीक है ना। और डिटेल्स अगर चाहिए होगा उसके अलावा भी तो पोस्ट कर देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है ना। ये दे देंगे, ये दे देंगे, ठीक। ऑफलाइन में कौन कौन है, एक मिनट।